आप सब उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस की क्लासेस। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 13। इससे पहले मैं आपको 12 पार्ट करा चुकी हूँ, भी आपको जरूर देखनी है। इसमें भी आज हम एनसीईआरटी पर्सन करेंगे। ये हमारी अभ्यास पुस्तिका में दे रखी है पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण करनी है चारों संतुलित। देखो 5वां पर्सन क्या है, इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण को, पहले तो क्या करना है, हमें इसकी शब्द समीकरण लिखनी है तथा उसके बाद संतुलित करना है। ठीक है, पहले इनका सूत्र लिखना है, फिर इन्हें संतुलित करनी है। देखो इसमें क्या कहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तनु लगा दो। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। इसकी दानेदार जिंक के साथ, दानेदार जिंक क्या होता है, Zn। दानेदार जिंक का कुछ भी गए, जिंक का सूत्र Zn होता है। अभिक्रिया करके क्या बनेगा, यहाँ Zn के साथ तो जाएगा SO4, तो क्या बन गया ZnSO4 और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा H2। देखो Zn के साथ SO4 चला गया, ZnSO4 और H2 निकल गया अलग। ये हमारी अभिक्रिया संतुलित है। देखो यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, सल्फर यहाँ पे भी एक है, सल्फर यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गई। अब दूसरी समीकरण, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो तनु का मतलब तनु लिख लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अम्ल और क्षार वाली मैंने सबसे पहली अभिक्रिया में आपको अम्ल लिखवाए थे और क्षार भी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है Mg। अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, देखो Mg के साथ जब HCl अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2। MgCl2 बनेगा। तो हमें यहाँ पे कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि हमें यहाँ Cl कितने आ गए, 2, तो इसलिए हमने यहाँ 2 Cl ले लिए। 2 Cl 2 एक Mg के साथ चला गया MgCl2। फिर यहाँ पे क्या बच रहे हैं, ये देखो इस 2 की अभिक्रिया H में भी होती है और मतलब गुना H में भी होती है और Cl में भी। यहाँ पे 2 ही H है और 2 ही Cl है, तो H कितने बाहर निकल गए, 2, तो वो निकलेगा ऐसे H2। अब तीसरी अभिक्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब तनु लगा दो, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र अभी हमने ऊपर लिखा था, क्या होता है H2SO4। अम्ल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम चूर्ण, एल्यूमिनियम का चूर्ण कहे, एल्यूमिनियम की पट्टी गए तो क्या होता है सूत्र Al। करता है तो क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम के साथ कितने सल्फेट जाते हैं, जब एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये आपको याद करना पड़ेगा कि क्योंकि Al के ऊपर 3 प्लस होते हैं, SO4 के ऊपर 2 माइनस, इसका चार्ज इसमें चला जाता है, इसका चार्ज इसमें। मैंने आपको रासायनिक सूत्र बनाने सिखाया था, वो वीडियो जरूर देख लेना, तो समझ में आएगी। आपको ये ही बनाना पड़ेगा। अगर आप बना दोगे ना AlSO4 तो समीकरण गलत हो जाएगी। क्या बनेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2। चलो ये बन गया, Al2 के साथ तो चला गया SO4, H2 कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने Al लिख रहे हैं, 2 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, जो करना है यहाँ पे हमने 2 Al बना लिए, 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है और 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे है। अब देखेंगे हम सल्फेट, देखो ये पूरा SO4 कितने हैं, 3 और यहाँ पे SO4 कितना है, 1, तो हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे। ठीक है, जो भी कुछ करना है हमें यहाँ स्टार्टिंग में करना है। 3 SO4 ये हो गए और 3 SO4 ये रहे। अब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ही है, तो हम कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, 3 दूनी 6। अब हमारी संतुलित हो चुकी है समीकरण। अब डी नंबर पे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की अभिक्रिया हम किससे करेंगे, लोहे के रेतन। लोह के रेतन कहे, लोह का रेतन क्या होता है, Fe। मतलब क्या, इस अभिक्रिया का क्या क्या बनेगा, Fe। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा। अब देखो यहाँ पे Cl कितने आ गए, 2, तो इस वजह से हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और क्या बाहर निकलेगा H2। उम्मीद आपको समझ में आ गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। आश्रित जल जो होता है मतलब उसमें करंट नहीं बहता, जबकि वर्षा का जल होता है, जो वर्षा का जल होता है उसमें तो करंट बहता है और आश्रित जल में करंट नहीं बहता। तो क्यों नहीं बहता, देखो करंट किसमें बहता है, जो आयनों में विघटित होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि ये आयनों में विघटित नहीं होता, जबकि वर्षा का जल आयनों में विघटित होता है, इसलिए विद्युत का चालन करता है। तो आंसर में लिखेंगे हम, चूंकि आश्रित जल आयनों में विघटित होता है, आयनों में विघटित नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। अब उसने कहा है जबकि वर्षा का जल
आयनों में विघटित होता है। अब हम लिखेंगे चूंकि वर्षा का जल अच्छा, तो वर्षा के जल में कौन सी गैस मिली होती है? CO2 गैस, क्योंकि वायुमंडल में कौन सी गैस होती है? CO2। तो हम क्या लिख देंगे? वर्षा के जल में CO2 गैस घुली होने के कारण यह आयनों में विघटित हो जाता है। आयनों में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, जिस कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। जिस कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। किसका चालन करता है? विद्युत का चालन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या कहा है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? देखो ये कहना चाह रहा है, अगर कोई अम्ल है जैसे कि HCl शुष्क अवस्था में है, उसमें जलीय विलयन नहीं है, तो वो अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो आयनों में विघटित नहीं होता। और अम्ल प्रदर्शित करने के लिए उसमें क्या होने चाहिए? H पॉजिटिव आयन। मैंने आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं? जिनमें H पॉजिटिव आयन होते हैं। अगर हम अम्ल को जल में नहीं घोलेंगे तो उसमें क्या होगा? वह अपने आयनों में नहीं टूटेगा, H पॉजिटिव आयन नहीं देगा, तो अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं करेगा। अब हम लिखेंगे चूंकि जल की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति मतलब उपस्थित नहीं है वहां पे जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनों में विघटित नहीं होता है, जिसके कारण यह अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं करता है। अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित नहीं करता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है। देखो, अगर आपको पीएच स्केल आती है, आपने पीएच स्केल वाली वीडियो देखी तो आप ये अपने आप ही कर दोगे। देखो हमारे पास क्या है? 5 मिलियन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की गई, मतलब हमने पीएच स्केल से कोई भी सूचक से अगर हमने जांच की तो क्या हुआ? पीएच मान क्रम से आए। विलियन A का पीएच मान है 4, विलियन B का पीएच मान है 1, विलियन C का मान है 11 और विलियन D का पीएच मान है 7 और विलियन E का पीएच मान है 9। क्रम से का मतलब होता है पहले वाला पीएच मान पहले का है, दूसरे का दूसरे का है। ठीक है, ये हमने दे रखी है। फिर हमसे पूछा क्या है? कौन सा विलयन उदासीन है? कौन सा उदासीन है? उदासीन कौन होगा? जिसका पीएच मान 7 है। कौन सा परबल अम्लीय है? कौन सा परबल क्षारीय है? परबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ते क्रम में लिखना है। अब इसे हम हल कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास विलियन है, जो विलियन A है। विलियन A का पीएच मान कितना है? विलियन A का पीएच मान कितना है? विलियन A का पीएच मान है 4 और विलियन B का पीएच मान क्या है? विलियन B का पीएच मान है 1 और विलियन C का पीएच मान कितना है? तीसरे नंबर का 11। विलियन D का पीएच मान क्या है? 7 और विलियन E का पीएच मान कितना है? 9। अब देखो हम नंबर फर्स्ट में देखेंगे कौन सा विलियन नंबर फर्स्ट उदासीन है। बताओ इनमें से उदासीन कौन है? जिसका पीएच मान 7 है। पीएच मान 7 किसका है? विलियन डी का। तो आंसर में क्या आ जाएगा? विलियन डी। उसमें कहा ना कौन सा विलियन उदासीन है? कौन सा विलियन उदासीन है? विलियन डी हमारा उदासीन है। अब देखो परबल क्षारीय है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्षार छाटो। क्षार क्या बताए थे मैंने? जिनका पीएच मान 8 से 14 के बीच है वे क्षार है। देखो इसका 8 से 14 के बीच ये भी क्षार है और इसका 11 है, ये भी क्षार है। पर इनमें परबल क्षार कौन होगा? मैंने बताया था परबल क्षार किसे कहते हैं? जिनमें
परवल क्षारीय, तो परवल क्षारीय इसमें 11 वाला होगा क्योंकि इसमें OH नेगेटिव ज्यादा होगी। तो हम क्या लिखेंगे, विलियन सी। क्या है इसका आंसर, विलियन सी। देखो दोनों क्षार है, ये और ये दोनों क्षार है, लेकिन परवल क्षार वो है जिसका पीएच मान जितना ज्यादा है। तो जितना ज्यादा किसका है, 11 ज्यादा होता है, 13 11 ज्यादा है, तो इसका पीएच मान क्या है, मतलब ये कैसा क्षार है, परवल क्षारीय, तो हमने परवल क्षारीय में लिख दिया। अब पूछा है परवल अम्लीय। अब देखो परवल अम्लीय कौन है, अम्ल कौन होता है जिसका पीएच मान 0 से लेकर 6 के बीच होता है। एक तो ये है 0 से 6 के बीच और एक ये है 0 से 6 के बीच, दोनों अम्लीय है। लेकिन परवल अम्लीय कौन है, जिसका पीएच मान जितना कम है। अच्छा पीएच मान कम किसका है, विलियन बी का पीएच मान 1 है, तो मतलब विलियन बी, जो विलियन बी है वो क्या है, परवल अम्लीय है। तो परवल अम्लीय क्या लिखेंगे, विलियन बी। इसका आंसर हो जाएगा विलियन बी। अब क्या पूछा है, दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय कौन है, जिसका पीएच मान 4 है, और ये कौन है, विलियन ए। इसका आंसर आएगा विलियन ए, विलियन ए। दुर्बल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय कौन बचा, नो, दुर्बल क्षारीय जिसका देखो ये तो हम परवल क्षार में लिख चुके, तो ये दुर्बल क्षार है और इसका पीएच मतलब ये क्या है, विलियन ई। तो इसका आंसर क्या आएगा, विलियन ई। अब हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम लिखना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम, यूं बताओ हमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे, जो अम्ल होंगे। हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव। हमें बढ़ता क्रम लिखना है, पहले हमें वो लिखना है जिसमें हाइड्रोजन आयन जितने कम होंगे। सबसे कम हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे, जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा है, तो किसमें होंगे, विलियन सी, मतलब 11 आ गया। फिर 11 से ज्यादा किसका आएगा, बढ़ते क्रम में लिखनी है हमें, 11 से ज्यादा फिर कौन है इससे बड़ा, नो। फिर किसमें होंगे हाइड्रोजन आयन, 7 में होंगे इससे ज्यादा। फिर इससे ज्यादा किसमें होंगे, 4 वाले में, और सबसे ज्यादा किसमें होंगे, 1 वाले में। जिसका पीएच मान जितना कम है वो उतना ही परवल अम्ल है, और जिसका पीएच मान जितना ज्यादा है वो उतना ही दुर्बल अम्ल है, मतलब वो उतना ही परवल क्षार है। तो अब हमें क्या लिखना था, इसका हाइड्रोजन आयन का बढ़ता क्रम। सबसे कम हाइड्रोजन आयन उसमें होंगे जिसका पीएच मान जितना लिखा है, मतलब ये क्षार है ना, तो इसमें हाइड्रोजन आयन कम है। ये भी क्षार है लेकिन ये परवल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, तो फिर इसके बाद ये, फिर इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन इसमें, इससे ज्यादा इसमें है, इससे ज्यादा इसमें है। तो ये हमारा कर्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।